बहस, हमारा असली अपराध ये नहीं है कि हमने शिक्षा का भगवाकरण होने दिया। हमारी असली उपलब्धि ये नहीं है कि हमने इतने साल तक भगवाकरण को रोक दिया। ये शिक्षा के बारे में सबसे गंभीर सवाल ये नहीं, सबसे गंभीर सवाल मेरे विचार से ये कि कैसे हमने इस देश के सामान्य विद्यार्थी को इस देश की विरासत से लगभग अपरिचित रखा। तो वो हमें खोटे से मारते यहाँ पे। उसका एक फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों की धर्म से आस्था हुई और जिंदगी भर के लिए सब यूटिलाइज हो। तो शिक्षा ये काम तो कर सकती है, धर्म वर्ण सिखाने का काम नहीं छोड़ता शिक्षा करती। वो इसके एग्जाम के लिए पढ़ी हुई नैतिकता वो 1 इंच गहरी भी नहीं होती और जैसे ही उसकी पकड़ी उतर जाती है उसमें कुछ नहीं। ये हम शिक्षा व्यवस्था पे जरूरत से ज्यादा बोझ ना। अगर शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना, अगर शिक्षा का उद्देश्य हमें कुछ करना सिखाना है, अगर शिक्षा का उद्देश्य हमें बेहतर इंसान बनाना, टू नो, टू डू, टू बी, ये 3 अगर उद्देश्य, तो माफ कीजिएगा इसमें पाठ्य पुस्तकों का, पाठ्यचर्या का कोई खास योगदान नहीं। इस देश का ज्ञान केवल वेद पुराण में नहीं था, इस देश का ज्ञान बघेल के पास भी है, देश का ज्ञान चरमकार के पास भी है, किसान के पास भी है। इस देश का ज्ञान न जाने कितनी लोक विज्ञान। प्रियदर्शन जी, वैसे इस सत्र के लिए मैं ठीक व्यक्ति हूं नहीं, और जब दत्ता जी ने मुझे फोन किया तो मैंने कहा भाई मेरा क्या मतलब इस हिंदी साहित्य वगैरह से, ना मैंने जिंदगी में कभी किया, ना पढ़ा, ना पढ़ाया, बच के रहा पूरी जिंदगी भर, तो मुझे तो माफ कीजिए। सो उन्होंने शायद मुझे फंसाने की नीयत से कहा कि नहीं देखिए पाठ्यक्रम, मैंने कहा कि देखिए 2024 तक मैंने प्रण किया है कि मैं केवल और केवल राजनीति पे बोलूंगा और जिससे 1-1.5 वोट बदलने की गुंजाइश है सिर्फ वो काम करूंगा, बाकी साहित्य वगैरह आप कर लीजिएगा, बाद में अगले जन्म में करूंगा ऐसा। तो मुझे फंसाने की नीयत से इन्होंने कहा कि नहीं देखिए उसमें भी तो राजनीति है, देखिए तो पाठ्यचर्या पे इतनी बहस हो रही है, राजनीतिक बहस है, आप उसके बारे में बोल लीजिएगा। तो मैं थोड़ा फंस गया और इतनी 3 विद्वतापूर्ण बातें सुन के मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ऑड पर्सन आउट वो हूँ। हिंदी साहित्य से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है। जैसा मैं सभी दोस्तों को बताता हूँ, मैंने हिंदी पंजाबी मीडियम में पढ़ी। मेरे स्कूल के जो टीचर होते थे, मैं खालसा स्कूल में पढ़ा हूँ, और मेरे स्कूल के टीचर जब रहीम और अस्तान पढ़ाते थे तो वो कहते थे कृष्ण जी रुड़ते थे। तो मैंने तो ये वाली हिंदी पढ़ी है। साहब मेरी माँ जरूर हिंदी की अध्यापिका थी, लेकिन वो भी मेरे पिताजी से दबके रहा करती थी और पिताजी मेरे थे दार्शनिक। बाद में मुझे पता लगा वो प्लेटो को गंभीरता से पढ़ते थे। तो उनका मानना था कि साहित्य वगैरह मानसिक विकार की चीजें होती है। किसी व्यक्ति का अगर मानसिक विकास करना है तो उसको गणित पढ़ना चाहिए, उसको फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, उसको लॉजिक पढ़ना चाहिए और साहित्य जैसे विकार से दूर रहना चाहिए। तो उन्होंने मुझे इस विकार से दूर रखा। लोग अपने माँ पिता के साथ बैठ के कहानियां पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ पढ़ता था, लेकिन मैं अपने पिताजी के साथ ज्योमेट्री की थ्योरम्स किया करता था और हम दोनों इसमें बड़ा रस लिया करते थे कि देखो मैंने शॉर्टेस्ट रूट लिया ज्योमेट्री की थ्योरम को प्रूव करने के लिए, और वियतनाम पे चर्चा करते थे और वो करते थे। तो इस कारण से मैं हिंदी साहित्य से बच गया। और जब कॉलेज पहुंचा तब शेखर एक जीवनी पढ़ी, तब थोड़ा फैज को पढ़ा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को पढ़ा और चस्के से पढ़ा कोर्स में। तो कोर्स में हिंदी पढ़ने से मैं एकदम बच गया और इसीलिए शायद साहित्य के लिए थोड़ा बहुत स्नेह बचा रहा। और शायद स्कूल की कुछ कहानियां याद रही। आप बता रहे थे स्कूल की कुछ चीजों का, तो वो प्रेमचंद के बच्चे वाला वो जो चिमटा था वो कहीं मन में गड़ गया, वो गड़ा रहा। और एक कहानी थी लाल केला, बाद में मुझे पता लगा वो हिंदी की कहानी नहीं थी, वो तो तमिल की कहानी थी जिसका हिंदी में अनुवाद था।
वो कहीं मन में बहुत समय तक गड़ी, तो ऐसा कुछ हुआ। तो साहित्य का क्या योगदान है, मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। मैं सच कहूं, ये हम शिक्षा व्यवस्था पे जरूरत से ज्यादा बोझ लाते। अगर शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना है, अगर शिक्षा का उद्देश्य हमें कुछ करना सिखाना है, अगर शिक्षा का उद्देश्य हमें बेहतर इंसान बनाना है, टू नो, टू डू, टू बी, ये तीन अगर उद्देश्य, तो माफ कीजिएगा, इसमें पाठ्य पुस्तकों का, पाठ्यचर्या का कोई खास योगदान नहीं। कृपया इनको इन सब बोझ से दूर। बात कड़वी है, लेकिन मोटे तौर पे सच है, और हम सबको पता है, हम सब जो शिक्षक रहे हैं सबको पता है कि शिक्षा ये पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यचर्या ये न तो नैतिकता सिखा सकती है, न ही सौंदर्य बोध विकसित कर सकती है, न ही क्रांति दे सकती है। किताबों से अगर क्रांति का बोध आएगा तो वो बड़ा नकली है। किताबों से सीखी हुई नैतिकता 1 सेंटीमीटर गहरी भी नहीं होती है। स्कूल की किताबों से, मतलब कोर्स में एग्जाम के लिए पढ़ी हुई नैतिकता वो 1 इंच गहरी भी नहीं होती है, और जैसे ही उसकी पकड़ी उतर जाती है उसमें कुछ नहीं होता। और आपने लतिका जी ने अच्छा याद दिलाया, पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या और कुछ भी सिखा सकती है, कुछ ही तो नहीं सिखा सकती। तो इन सब चीजों से थोड़ा हम मुक्त हो। ये बात मैंने स्कूल में ही सीखी, जैसे मैंने बताया, मैं खालसा स्कूल में पढ़ा और वहां हमें सिख धर्म सिखाया जाता था। सिखाने का काम करते थे ज्ञानी जी, और ज्ञानी जी हमें रटवाया करते थे पूरा वो। उसकी वजह से मैं मतलब जरूर रट गया, एक ओंकार वो सब कुछ मुझे याद आ गया। लेकिन ज्ञानी जी का एक अच्छे अध्यापक की तरह मानना था कि जो विद्यार्थी ठीक ढंग से उसका पाठ ना कर सके उसको यहाँ पे फुटे से मारा जाए। तो वो हमें फुटे से मारते थे यहाँ पे। उसका एक फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की धर्म से आस्था हुई और जिंदगी भर के लिए सब यूनाइज हो। तो शिक्षा ये काम तो कर सकती है, धर्म वर्ण सिखाने का काम नहीं समझता शिक्षा करती है। ये खामखा जबरदस्ती इसको बोझ लाते थे पाठ्य पुस्तक और पाठ्य। हम में अगर कभी नैतिकता आई, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में वापस जाके देखें तो क्या चीज थी जिसने वो पैदा की। शायद कोई व्यक्ति जीवन में मिला, वो व्यक्ति अध्यापक भी हो सकता है और बहुत ज्यादा अध्यापक होते हैं, लेकिन उसका पाठ्यचर्या या पाठ्य पुस्तक से कोई संबंध नहीं। उस अध्यापक का जीवन, वो अध्यापक कैसे पेश आते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे सवालों से जवाब देते हैं, और कक्षा के बाहर वो अध्यापक क्या करता है, इसमें हर विद्यार्थी की बहुत गहरी दिलचस्पी होती है कि टीचर कक्षा के बाहर क्या कर रहा है। उससे हम कुछ सीखें, वो हमें कुछ देना। क्रांति की शिक्षा मैं नहीं समझता कॉलेज की किताबों से मिलती है, वो मैंने मिलती हुई भी देखी है, मैं जेएनयू में पढ़ा था। और मैं नहीं समझता कि जय श्री राम कहने में और हो ची मिन्ह कहने में कोई फर्क है। अगर वो आपको एक एग्जामिनेशन के अच्छे ग्रेड लेने की नियत से सिखाया जा रहा है, या एक खास तरह की एक सामाजिक दबाव के चलते आपको नारे लगा रहे, वो सामाजिक दबाव के चलते हुए मैंने क्रांति के नारे लगते हुए भी देखे हैं, आजकल जय श्री राम भी देखता हूँ, दोनों ठीक है और दोनों से मेरे को कोई डर नहीं। तो फिर शिक्षा क्या कर सकती है? औपचारिक शिक्षा, क्योंकि हम सबके जीवन में, जैसे मैंने कहा, नैतिकता, सौंदर्य बोध, क्रांतिकारिता, खुशी, ये सब किसी संयोग से पैदा होती है, जीवन के संयोग से पैदा होती है। दुर्घटना भी हो सकती है, दुर्घटना से पैदा होती है। शिक्षा व्यवस्था इस संयोग के या इस दुर्घटना के होने की संभावना को बढ़ा सकती है, इससे फालतू कुछ नहीं।
जैसे मैंने बताया, प्रेमचंद की कहानी सिलेबस में थी, पढ़ ली, और वो चिमटा जो था वो गड़ गया मन, वो निकला ही नहीं, कभी जीवन भर नहीं निकला। ना मैं प्रेमचंद का मुरीद हुआ, ना मैं हिंदी साहित्य का मुरीद हुआ, लेकिन वो चिमटा मेरे साथ चलता है। तो वो एक दुर्घटना थी जो हो गई, और वो संयोग से पाठ्य पुस्तक से हुई। तो साहित्य, शिक्षा व्यवस्था इस दुर्घटना या संयोग होने की संभावना को बढ़ा सकती है या इसको घटा सकती है। तो अब मैं प्रियदर्शन जी के प्रश्न पे आ जाऊं, जो इससे जुड़ता है वो ये कि आजकल बहुत चिंता है, मेरे जैसे लोगों को चिंता है कि देश में जिस तरह की एक झूठी विचारधारा परोसी जा रही है, शिक्षा व्यवस्था देश की बदल जाएगी और पूरे देश के विद्यार्थी भगवाकरण के शिकार हो जाएंगे। लेकिन सवाल वो है जो प्रियदर्शन जी ने पूछा, और वो सवाल हमें ईमानदारी से पूछना चाहिए। ये भगवाकरण होगा और उसका क्या असर होगा ये तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन मैंने आपने पिछले 60 साल से जो किताबें लिखी, जो सेकुलर किताबें लिखी, इस अपराध में मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी कक्षा 9, 10, 11, 12 की भी पुस्तकें लिखी एनसीईआरटी की, और लिखने के बाद लगता था कि हमने कोई क्रांति कर डाली है। और बाद में मैं पूछता था अपने आप से, आज भी पूछता हूं कि सन 2014 में जब ये नया भारत पैदा हुआ, इस नए भारत को पैदा करने वालों में कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेरी लिखी हुई पाठ्य पुस्तकें पढ़ी। 2019 में देश में वो क्रांति और गहरी हो गई, और उसमें और भी संख्या रही होगी उन लोगों की जिन्होंने मेरी पाठ्य पुस्तकें पढ़ी। एक एक शब्द जो मैंने अपने हाथ से लिखा था, लिखते वक्त सोचा था कि अब तो क्रांति आ ही गई इस देश में, अब तो बच्चे बदल ही जाएंगे, पूरे देश का विचार बदल जाएगा। बदल गया, लेकिन थोड़ा दूसरी दिशा में बदला। तो ऐसा क्यों? इस सवाल पे हमें गहराई से विचार करना चाहिए, और इसलिए जो भगवाकरण पे बहस होती है इस देश में, पाठ्य पुस्तक के बारे में ज्यादातर जो बहस आजकल होती है, मैं समझता हूँ बहुत छिछली बहस है। भगवाकरण पे चलने वाली बहस भी बहुत छिछली बहस है, क्योंकि अगर 60 साल सेकुलर किताबें पढ़ा पढ़ा के ये राजनीति पैदा हुई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 60 साल भगवा किताबें पढ़ के भी इस देश में क्रांति होती, क्योंकि उस किताबों का और जीवन का कोई विशेष संबंध नहीं। ये मुख्यतः हार्मलेस चीजें होती है किताबें, टेक्स्ट बुक खासतौर पे बहुत ही हार्मलेस चीजें होती हैं। हम खामखा उसका बहुत ज्यादा सिद्रा निवेश करते रहते हैं, उसको ढूंढते रहते हैं। मैंने ये बात लिख दी तो कृष्ण कुमार बहुत दुखी हो गए कि मैंने लेख में लिख दिया यही सब, कि मैंने ही वो किताबें लिखी थी और देखिए क्या हुआ, किताबों से कुछ होता नहीं। कृष्ण कुमार बहुत बुरा मान गए, उन्होंने लंबा मुझे लेख लिखा कि क्यों तुम बहुत दुखी हो, तुमने ऐसा लेख लिखा। मगर कहीं तो हमें अपने आप को जवाब देना पड़ेगा कि हमने ये किया, उसका क्या नतीजा किया। बस मैं सिर्फ एक बात इस भगवाकरण वाली बहस के बारे में कहूँ, क्योंकि कल प्रियदर्शन जी से बात की थी और मैंने कहा कि मैं इस बहस को बहुत, ना मुझे भगवाकरण से पहले वाली किताबों पे बहुत यकीन है और ना मुझे भगवाकरण वाली किताबों से कोई विशेष डर है। इसलिए कि जिस तरह की चीजें हम पिछले 2-4 दिन से पढ़ रहे हैं अखबार में, कि जो जो चीजें पढ़ाने वाले हैं पाठ्य पुस्तक में, तो उससे कोई देश का नुकसान नहीं होगा। बच्चों का हास्य विनोद बढ़ जाएगा कक्षा के अंदर, जो अच्छी बात। इस तरह की फूहड़ चीजें अगर पढ़ाएंगे तो क्लास में हंसने की गुंजाइश बढ़ेगी, और मैं समझता हूँ क्लास में हंसी चुटकुले हो तो अच्छी बात है। इससे ज्यादा कोई बदलाव आने वाला नहीं है। इससे बिल्कुल फूहड़ किस्म की चीजें जो आजकल बताए, आज अखबार में खबर छपी है कि परमाणु की खोज भी भारत में हुई थी, विमान भी भारत में पहली बार बने थे। इस तरह की बकवास अगर आप पढ़ाएंगे किताबों, तो बच्चों की रही सही आस्था भी शिक्षा व्यवस्था से हट जाएगी, तो बहुत अच्छी बात। तो बच्चे अपने ज्ञान का विकास वैसे भी क्लास के बाहर ही करते हैं, और आराम से क्लास के बाहर ही किया, तो अच्छी बात है, उससे कोई नुकसान नहीं। जो गंभीर बात मैं कहना चाह रहा था वो ये कि बहस, हमारा असली अपराध ये नहीं है कि हमने शिक्षा का भगवाकरण होने दिया। हमारी असली उपलब्धि ये नहीं है कि हमने इतने साल तक भगवाकरण को रोक लिया।
ये शिक्षा के बारे में सबसे गंभीर सवाल ये नहीं, सबसे गंभीर सवाल मेरे विचार से ये कि कैसे हमने इस देश के सामान्य विद्यार्थी को इस देश की विरासत से लगभग अपरिचित रखा। ये सुनने में बड़ी संगी टाइप से बात लग सकती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे को संगी नहीं मानेंगे। जो कुछ आरोप है राहुल जी पे लगा देना, मेरे पे तो नहीं लगाए जा सकते। हमारा असली अपराध इस देश की शिक्षा व्यवस्था का ये है, 3-4 अपराध मैं मानता हूं। पहला ये कि हमने इस देश की सांस्कृतिक विरासत, और सांस्कृतिक विरासत केवल कोई वेद उपनिषद की नहीं है, इस देश की सांस्कृतिक विरासत के बहुत पहलू हैं, बहुत आयाम। हमने इस देश के बच्चों को इस देश की सांस्कृतिक विरासत से लगभग अपरिचित रखा। ये अपराध यूरोप ने नहीं किया। यूरोप ने सदियों तक अपने बच्चों को लैटिन भी सिखाई, उनको अपनी विरासत के बारे में परिचय दिया, बाद में उसका तो क्या करे वो जाने। हमने अपने तमाम पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों को इस देश की सांस्कृतिक विरासत से अछूता, और ये सोचते हुए कि हम बहुत आधुनिक इंसान बना रहे, जिसकी कोई जड़ नहीं होती। वो कोई दुनिया की किसी समाज ने आधुनिकता पैदा नहीं की है बिना अपनी जड़ों के। पहला अपराध। दूसरा अपराध ये कि हमने अपने देश की नई पीढ़ी को हमारी भाषाओं से काट दिया। राहुल जी बैठे हैं, राहुल जी ने इस पे अभियान छेड़ रखा है और मैं उनका मुरीद रहा हूं, इस चीज बोलता रहा हूं। भाषाओं के बारे में लापरवाही, लापरवाही नहीं, तिरस्कार अपने देश की भाषाओं का, ये आधुनिक भारत के अक्षम्य अपराधों में से एक। मतलब मुहावरे तक चल गए। पता नहीं आप क्या होते हैं, हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में चला करता था मुहावरा कि जी आज तो इसकी बिल्कुल ही हिंदी होगी। अब इससे बुरा मुहावरा क्या हो सकता है कि किसी की बेइज्जती हो गई, उसको कहना कि उसकी तो हिंदी होगी। वाकई हमने इस स्थिति पे पहुंचा दिया इस देश की भाषाओं। तो भाषाओं से पूरी तरह काट देना, भाषाओं के आत्मसम्मान से काट देना। आज भी हिंदी के मिडिल क्लास अपने आप को कहने वाले शहरी घरों में आपको न तो हिंदी का अखबार मिलेगा, ना आपको हिंदी की किताब मिलेगी, और हिंदी को न जानना एक तरह से गर्वबोध का विषय रहता है। मैं क्या करूं, आई रियली डोंट नो हाउ टू स्पीक। वो जो है, ये इससे बड़ा अपराध क्या, ये चीजें बनाती है। आप कक्षा में कौन से चैप्टर पढ़ा देते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये अपराध। तीसरा अपराध ये कि हमने ज्ञान को काम से काट दिया। इस देश का ज्ञान केवल वेद पुराण में नहीं था, इस देश का ज्ञान बढ़ई के पास भी है, देश का ज्ञान चरमकार के पास भी है, किसान के पास भी है। इस देश का ज्ञान न जाने कितनी लोक विद्या में, उस लोक विद्या से हमने शिक्षा को काट दिया। और चौथा अपराध कि हमने शिक्षा को तर्क बुद्धि से काट दिया। किसी कक्षा में चाहे पढ़ाया जा रहा हो वहां धर्म, या पढ़ाया जा रहा हो कार्ल मार्क्स, प्रश्न की गुंजाइश नहीं। तो फिर आप चाहे पुराण पढ़ा लीजिए या कार्ल मार्क्स पढ़ा लीजिए, बुद्धि तो वही पैदा हो। जहां प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, जहां तर्क को आपको कोई मान नहीं सकता, बताइए ये क्यों गलत, ये क्यों है। मेरा मन तो नहीं मानता, मुझे तो गलत लगती है बात। हमने ये चीजें की और उसकी वजह से मेरा ऐसा मान्यता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ने खाली डब्बे पैदा किए। खाली डब्बे हैं, उस डब्बे पे आप भगवा रंग लगा दीजिए या लाल रंग। अमेरिका में जब भी जाने का मौका मिला है, वहां के साधारण लोगों को देख के मुझे लगता है कि ये तो मेरे गांव वालों से भी गए गुजरे। इतने इनके मन में प्रेजुडिस, इतना इतना मैल मन में, आवाज में, सब चीजों में। लेकिन जैसे ही आप यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसते हो,
कम से कम वहां का थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी बात बड़े सलीके से करता है। वो अश्वेत लोगों के बारे में, महिलाओं के बारे में वो बातें कतई नहीं कहता जो वहां सड़क पे कहता है। उसने, उसकी शिक्षा ने उसको इतना जरूर दिया है कि ना ये बातें बोलते नहीं है, ये तर्कहीन बातें हैं, इस तरह की फोड़ बातें नहीं किया। भारत में मेरा अनुभव ठीक उल्टा हुआ कि भारत में सड़क पे आप देखो छोटे मोटे प्रेजुडिस आपको मिलते हैं, काम चलाओ से होते हैं, 2 मिनट थोड़ा बात कर लो, कहते हाँ भाई की बात तो आप भी ठीक कह रहे हो, मामला वही सुलझ जाता है। लेकिन गलती से अगर आप IIT और IIM में घुस गए और वहां अपने जाति के सवाल पे, महिला के सवाल पे, कश्मीर के सवाल पे, मुसलमान के सवाल पे बात शुरू कर दी तो आपको इतने गजब प्रेजुडिसेस मिलते हैं। और पढ़े लिखे और अंग्रेजी बोलने वाले के प्रेजुडिस का तो दुनिया में कोई जवाब नहीं। तो वो जो हुआ वो हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी खामियां है और मैं समझता हूं कि उसे दूर करने की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी जैसे मैंने कहा साहित्य के बारे में ना मैं ज्यादा जानता हूँ ना ज्यादा बोलना चाहता हूँ।